What's going on 10th graders? How's everyone doing? I hope everyone's doing all well and good. तो आज हम करने वाले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अब मैंने केमिस्ट्री भी हैंडल कर लिया, सो डोंट वरी. तो अब लेट्स जंप टू द टॉपिक प्रीटी क्विक. सो एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो सबसे पहले जो है केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चेंज क्या होता है उसको जानना पड़ता है. तो पहले चेंज क्या होता है वो समझ लेते हैं. A process in which the final stage of substance is different from the initial stage is called change. Now इसको समझने के लिए let's say when you were 2-year-old, तो तुम कुछ छोटे थे. अब मैं तो 15 साल का हूं तो मैं 15 ही लिखूंगा. अब मैं बड़ा हो गया हूं 15 साल का, तो मेरी हाइट में भी डिफरेंस आया है, वॉइस में डिफरेंस आया है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. क्या बोला मैंने? चेंजेस हुए हैं. When the final stage, जो फाइनल स्टेज जो मैं अभी हूँ वो मेरे इनिशियल स्टेज से अलग है, तो दैट इज कॉल्ड अ चेंज. अब चेंजेस मेनली दो टाइप के होते हैं, विच इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अब वो क्या होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं. सबसे पहला डिफरेंस, इन फिजिकल चेंज देयर इज नो चेंज. रुक जाओ. इन केमिकल कॉम्पोजिशन और नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. जो भी लिखना है लिख लो. तो नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. अब केमिकल चेंज में क्या है? उसका ऑपोजिट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन लिख देना अपने आप अगर लिख रहे हो. अब सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लेट्स से मेल्टिंग ऑफ आइस. अब मेल्टिंग ऑफ आइस क्यों? एक्चुअली अगर आइस को अगर मेल्ट करोगे तो पानी बन जाएगा, तो नया सब्सटेंस फॉर्म. अच्छा, केमिकल चेंज में एक और होता है, एक और डिफरेंस है कि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस आता है, लेकिन फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं आता है. तो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो एक आइस से तो वाटर चेंज हुआ है, मतलब ये केमिकल चेंज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में आइस भी H2O एक्चुअली वाटर का फॉर्मूला है, लेकिन आइस का भी यही फॉर्मूला है. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, इन सब के फॉर्मूला H2O ही आएंगे, लेकिन उनके स्टेट्स अलग होंगे. जैसे कि H2O का स्टेट गैसियस फॉर्म में G लिखेंगे. अब ये क्या होता है मैं अभी इसके ऊपर आता हूँ बाद में. तो जो H2O गैसियस फॉर्म, अच्छा गैसियस नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, तो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है H2O इन लिक्विड स्टेट. यही हो रहा है चेंज. अब हम हीट भी देते हैं उसे, तो ये होता है हीट का सिंबल. अब ये सिंबल हम जो है बाद में उसके ऊपर आते हैं कि ये सिंबल्स क्या होते हैं. तो देखो दोनों साइड में H2O है, दोनों साइड में, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आया नहीं. H2O का H2O ही रहेगा, केवल स्टेट चेंज हुआ है. लेकिन चलो इन केमिकल चेंज का एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स से रस्टिंग ऑफ आयरन. इनमें जो है नया सब्सटेंस बनता है, रस्ट बनता है. तो ये हो जाएंगे जहां पर भी केमिकल चेंज होता है वो सारे केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगे. केमिकल रिएक्शंस. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब एनसीईआरटी चालू हो रही है. तो सबसे पहले चेंज इन फिजिकल स्टेट होता है. याद रखना, अगर केवल चेंज इन फिजिकल स्टेट होता है तो वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है, तो श्योर नहीं है. अगर ये एक इंडिकेटर है लेकिन कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है. चेंज इन कलर, कई बार कलर चेंज नहीं भी होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में कलर चेंज आता है. अब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब ये प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड. अब इनसॉल्युबल सॉलिड में जो है बाद में जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तब इसके ऊपर आएंगे. अब ये देखो बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट. सोडियम का सिंबल Na. सिंबल्स अभी तक आ जाना चाहिए, अगर नहीं आते तो प्लीज पढ़ लो. तो जब भी हम बेरियम क्लोराइड जो एक्वस सोल्यूशन में है सोडियम सल्फेट से मिलाते हैं, तब एक इनसॉल्युबल सॉलिड बेरियम सल्फेट बनता है और उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी बनता है. तो इसमें ये एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा.
तो बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से मिलता है तब सोडियम क्लोराइड बनता है एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन नीचे एक वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, वाइट प्रेसिपिटेट विच इज वाइट इन कलर, वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे जम जाता है। तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट जब मिलाओगे नीचे एक प्रेसिपिटेट बनेगा जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। अब एक और इंडिकेटर होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकल रही है। तो जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से, मतलब जब कार्बन को जलाते हैं तब, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, तो जब कार्बन को जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसके साथ हीट भी निकलती है। तो इधर कार्बन को बोला है कोल, एक्चुअली कोल। जब हम कोल को जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया हमारा गैस। अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप के हो सकते हैं, एक जब हीट दे रहा है और एक जब हीट ले रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है। अब ये दोनों क्या होते हैं उसके ऊपर आते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे ही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबसे पहले, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अच्छा, इसको याद करने के लिए दो वर्ड से बना है, एक्सोथर्मिक, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक का मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक, हीट बाहर देना, मतलब रिलीज्ड। हीट इज एनर्जी इज रिलीज मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट। अब इनके कुछ एग्जांपल्स है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इसे कहते हैं मीथेन। जब मीथेन को जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हीट बनता है। तो जब हीटिंग करना होता है, जब बर्निंग कर रहे हैं तब मतलब O2 से रिएक्ट कर रहे हैं, बस ऐसा समझ लो। अब आते हैं रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन में भी केमिकल चेंजेस आते हैं, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं अभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ब्रीदिंग में क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कहाँ से हुआ? तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना में जो है कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं तब एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब ये ग्लूकोज, जो सेल्स हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसे हम बाहर दे देते हैं, और पानी भी प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ मेनली एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही एनर्जी हम यूज़ करते हैं। तो मतलब जब भी हम बाहर जाते हैं, अगर हम चल पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, सारी चीज़ें एनर्जी लेती हैं। क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी लेती हैं, मतलब ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन लाइफ प्रोसेस में पढ़ोगे। अब एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो जब भी वेजिटेबल मैटर अगर खेतों में हो तो पता चलेगा कि जब वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक पिट में डालते हो, थोड़े दिन बाद वो कंपोस्ट में बदल जाता है। तो वो भी एक केमिकल चेंज है। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। तो एंडोथर्मिक भी दो शब्दों से बना है। कौन से दो? एंडो प्लस थर्मिक। अब एंडो का मतलब है अंदर, मतलब हीट लेना, जो हीट अब्सॉर्ब करता है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये हिंदी में बोल दिया, व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट देन इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस ये क्या है, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस में। अब मेनली 3 टाइप के होते हैं। इसका जो है वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो हम मेनली ये वाला यूज़ करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इस पूरे चैप्टर में। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है? जब पूरा एलिमेंट वर्ड्स के फॉर्म में लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा बताना भूल गया, जो भी LHS में आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आता है उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो भी राइट हैंड साइड में आता है जो RHS है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है स्केलेटल इक्वेशंस। जब यही शब्द सिंबल्स के फॉर्म में यूज हो जाएं
जैसे Mg O2 MgO जब अपने केमिकल फॉर्मूला में आ जाए तब उसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैग्नीशियम का एटम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम का एटम है, यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे एक है। मतलब ये तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक चीज़ होती है जहाँ पे रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ तो अलग है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे एक है। इसलिए हम स्केलेटल इक्वेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हमें जब भी स्केलेटल इक्वेशन मिलता है हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे दो मैग्नीशियम के एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तब दो मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये क्या होता है, ये बस मेकिंग इट इंफॉर्मेटिव का वो आता है जो हम इधर पढ़ेंगे, तो वो मैं बताने वाला हूँ क्या है। अब थोड़ा एक एक्सरसाइज आता है, इनफैक्ट एग्जाम में ये मोस्टली यही पूछा जा रहा है आजकल कि बैलेंस द टू केमिकल इक्वेशंस। एनसीईआरटी जब सॉल्यूशंस करने बैठोगे तब इतने सारे आएंगे बैलेंस करने के लिए, तो प्रैक्टिस उससे ही हो जाएगी। मैं अभी बस जिस दे रहा हूँ, प्रैक्टिस अपने आप करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, पहले तो एक टेबल बनाना होता है जहाँ पे एक LHS का साइड है, एक RHS का साइड है। और बीच में एक लाइन। अब यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखो। सबसे पहले क्या आया, कार्बन आया, फिर उसके बाद क्या आया, हाइड्रोजन आया, उसके बाद क्या आया, ऑक्सीजन आया। यही तीन जो है आएंगे इधर, मतलब CH और O, और कुछ आ ही नहीं सकता। तो LHS में देखो कार्बन के कितने एटम है, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे लिखो 1। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के है 4 लिखो। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के है 2, यहाँ पे 2 लिखो। अब राइट हैंड साइड पे आओ, कार्बन के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के 2 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं 2। ओ एक और ऑक्सीजन का है, मतलब ये 2 नहीं ये 3 है। ये अभी इसको हटा देता हूँ ताकि दिखे। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कितने एटम्स एक साइड में है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम किसे बैलेंस कर सकते हैं, ये देखो हाइड्रोजन को हम सबसे पहले बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे 2 और 4। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पर, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाओ, तो ये बन जाएगा 4, यहाँ पे लगाऊंगा मैं 2, मतलब ये 2 से 4 बन जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन 2 तो ऑक्सीजन के लिए भी जाएगा, तो ऑक्सीजन को भी देखो। अब देखो RHS में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो हो जाएगा कितना 4, मतलब 3 से 4 हो गया, 3 था पहले अब 4 हो गया। अब LHS में देखो ये तो 2 था ये 4 है, तो मतलब अगर मैं ऑक्सीजन को इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी फिर से बैलेंस हो सकता है, तो मतलब यहाँ पर भी 2 लगाओ, तो ये 2 से बन जाएगा 4। अब ये देखो कार्बन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, ये भी बैलेंस। तो मतलब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो अगला, अब है हमारे पास आयरन। जब ऑक्सीजन से मिलता है तब ये इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। तो वही लिखो, सबसे पहले LHS में क्या और फिर RHS में क्या, टेबल भी बना दो। यहाँ पे क्या है, Fe, फिर है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन। यही 3 एलिमेंट है, यही 3 का इस्तेमाल करेंगे। अब LHS में आयरन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का है 1। अब RHS में देखो आयरन का है 3, ऑक्सीजन का है 4 और हाइड्रोजन का है 2। तो अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, उसको टच मत करो। क्या इजीली बैलेंस हो सकता है, ये देखो
आयरन हो सकता है, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं यहाँ पे येलो कलर में करता हूँ फिर से, यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो ये 1 से 3 बन जाएगा, मतलब आयरन बैलेंस हो गया है। अब देखो ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर देते हैं, इसको 4 बना देते हैं, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो 4 इधर लगाओ तो ये बन जाएगा 4। लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन को भी चेंज आया है, मतलब हाइड्रोजन अभी कितने, 2 इंटू 4, 2 4 ज़र 8, मतलब 8 बन गया। अब क्या करना है, अब RHS में जाओ, देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, अब 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 4, तो ये बन जाएगा 8। अब देखो आयरन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, तो मतलब ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमें केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बनाना है, वो कैसे करेंगे? तो देखो मैंने जो है पहले ये लिखा था, ये यहाँ पर ये क्या है, S क्या है, G क्या है, और L भी आया था, AQ भी आया था, ये सब क्या है? तो अब देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो जो भी स्टेट, तो फिजिकल स्टेट को भी लिखते हैं। अब लेट्स से सॉलिड स्टेट है सबसे पहले, तो सॉलिड स्टेट को मैं इस सिंबल से डिनोट करता हूँ, देखो यहाँ पे आया है ये वाला। अब आते हैं लिक्विड स्टेट पर, लिक्विड को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद गैस, गैस को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है G, और एक अपवर्ड एरो भी बना सकते हो। अब क्या है, अब आता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी कोई सॉल्यूट होता है तो सॉल्यूट को जब हम पानी में मिला देते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब अगर NaCl, टेक सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड जब हम पानी में मिलाते हैं तब वो सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड AQ जब हम उसको पानी में मिला देते हैं, फिजिकली केमिकली नहीं, उसको AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है एक होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है PPT, PPT डॉट ब्रैकेट में, और इनके एक्चुअली 3 होते हैं, और डाउनवर्ड एरो, और S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सॉलिड, कि एक सॉलिड बन रहा है, तो ये हो गया। अब कई बार reaction, sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalysts, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow of the equation. तो let's say for example, जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस H2 गैस से रिएक्ट करता है at 340 atm। अब 3 atm क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हो रहा है यहाँ पे वो है 1 atm। तो जब 340 atm पे कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से कंबाइन करते हो तब ये बनता है CH3OH, जो एक लिक्विड फॉर्म में बनता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन के मेनली 4 टाइप हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चारों चीजें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction। मतलब अगर एक सब्सटेंस है और एक दूसरा सब्सटेंस है, जब दोनों मिलकर एक सब्सटेंस बना देते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन नाम में ही है। तो जब एक एलिमेंट A जब B से कंबाइन करता है तो AB बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं एक कंपाउंड बना रहे हैं,
और हीट और लाइट तो आती है। तो वो जो एक एक्टिविटी भी है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब उससे वाइट ब्लेजिंग लाइट आती है, जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। अगर देख लिया तो ऐसा हो जाएगा। तो हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड ब्लेजिंग वाइट लाइट व्हेन यू बर्न अ मैग्नीशियम रिबन। MgO इज ऑल्सो फॉर्म्ड। अब MgO एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो जब हम जलाते तो एक रेसिड्यू निकल जाता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कई बार जब मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही हवा में छोड़ देते हो, तो इसको कहाँ बनाओ, जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही छोड़ दिया तब ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे वो सब इससे रिएक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर एक लेयर सी बना देते हैं, वाइट सी लेयर बना देते हैं। अब इस जो लेयर बनता है इसको हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सो वी यूज सैंड पेपर टू क्लीन दैट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सो दैट वी कैन गेट अ ब्राइटर फ्लेम। तो जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जल जाता है, लेकिन अगर उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जम जाता है तो इतना अच्छे से रिएक्शन होता नहीं है। तो ये तो बता दिया, ये छोड़ दो। अब ये सेम वो कोल का एग्जांपल लेते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो कार्बन ऑक्सीजन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी सिंपल। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से मिलाते हैं तब एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तब यहाँ पे देखो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिल रहा है और एक तीसरा कंपाउंड मिला रहा है, बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जब हम H2O से मिलाते हैं तब कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है? इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, तो बहुत जल्दी होता है, विगरस होता है। हीट इज अवॉल्व्ड मतलब इट्स एक्सोथर्मिक। अच्छा ये याद कर लो, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम एंड प्रोड्यूस हिसिंग साउंड विद बबल्स। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो पानी उबलने लगता है और उसके स्टीम निकलता है जो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मतलब अगर कोई एलिमेंट अगर कोई कंपाउंड होता है AB, वो टूट कर AB बन गया। मतलब एक कंपाउंड था, 2 लोग थे मिले तो सेपरेट आउट हो गए। तो इसका मेन एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब उसको हीट देते तो ये जो सिंबल, अच्छा यहाँ पे मेकिंग केमिकल इक्वेशंस इंफॉर्मेटिव, कई बार एरो के ऊपर एक डेल्टा सिंबल बना देते हैं। डेल्टा सिंबल एक ट्राइंगल होता है बेसिकली। तो डेल्टा सिंबल का मतलब हीट होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट, ऐसे भी लिख सकते हैं। वापस आ जाओ। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो वो ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और एग्जांपल है, जब हम FeSO4 को लेते हैं, फेरस सल्फेट को लेते हैं तब और उसको जला देते हैं तब एक फेरस ऑक्साइड बनता है। फेरस ऑक्साइड पहला वाला जो हमने देखा था यहाँ पे, उसका नाम था फेरिक ऑक्साइड। कहाँ पे देखा था? यहाँ पे। ये है फेरिक ऑक्साइड और जो हम अब देख रहे हैं वो है फेरस ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कि जब हम फेरस सल्फेट को जलाते हैं तब एक फेरस ऑक्साइड बनता है, उसके साथ SO2 और SO3 भी बनता है। अब SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अच्छा एक और चीज़, एक और इक्वेशन यहाँ पे आएगी, FeSO4 डॉट 7H2O। अब ये डॉट का मतलब होता है कि ये क्रिस्टल, डॉट 7H2O का मतलब है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उनकी पेल ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं, पेल ग्रीन क्रिस्टल्स। जब उसको जलाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होके FeSO4 प्लस 7H2O बन जाता है। तो ये जो है वाइट इन कलर होता है, वाइट, और ये होता है पेल ग्रीन। ये पूरा पेल ग्रीन होता है। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं
तब उससे वो पेल ग्रीन जो कलर था वो वाइट में बदल जाएगा। यही सेम चीज़ यहीं पर लिखी है। FeSO4 क्रिस्टल्स, FeSO4 की जगह पूरा लिखना, फेरस सल्फेट पूरा लिखना है जब भी ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर एंड कलर चेंजेस फ्रॉम पेल ग्रीन, पेल ग्रीन का मतलब FeSO4.7H2O टू वाइट विच इज फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग। तो जब पेल ग्रीन को हीट करते हैं वो वाइट कलर में बदल जाता है, उससे वाटर वेपर निकलता है। तो मतलब वेपर, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर निकल जाता है। फर्दर हीटिंग डिकम्पोजेज FeSO4 to Fe2O3 which is reddish brown color, SO3 and SO2. तो Fe2SO4 is ferrous oxide, तो which is reddish brown in color, reddish brown. नेक्स्ट SO3 एंड SO2 गैस, मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब इनके स्मेल जो है सिमिलर टू दैट ऑफ बर्न्ड मैचेस की तरह स्मेल करता है। जब मैचेस को जलाते हो तो उससे जो स्मेल आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही स्मेल कर लो, मतलब दूर से अगर पता चले कि ये बर्न्ड मैचेस की स्मेल आ रही है। हाँ, अब एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का। जब लेड नाइट्रेट को जलाते हैं तब एक लेड ऑक्साइड बनता है। जब लेड नाइट्रेट को जलाते हैं तब लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनता है। ये सब ये सॉलिड और ये दोनों गैस है। अब इनके ऑब्जर्वेशंस क्या है? क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड while thermal decomposition of lead nitrate in this process is known as decrypitation। मतलब जब ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है और इससे जो साउंड आ रहा है, इस प्रोसेस को डिक्रिपिटेशन बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, और ये लेड नाइट्रेट है इनके इनका येलो रेसिड्यू है, येलो रेसिड्यू येलो कलर का होता है बेसिकली। तो मतलब ये सेम ये प्रेसिपिटेट बना है यहाँ पे। तो जब लेड नाइट्रेट का सॉलिड होता है उसको जब हम जलाते हैं तो वो लेड ऑक्साइड बच जाता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाता है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट्स पे, जो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओ बाय द वे ये वाला थर्मोलाइसिस और ये वाला भी थर्मोलाइसिस ही है। जब भी हम हीट दे रहे होते हैं उसे थर्मोलाइसिस कहते हैं। जब हीट से ब्रेक डाउन कर रहे हैं तब उसे थर्मोलाइसिस कहते हैं। इधर इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को जो H2O है उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं। कैसे? एक ये NCERT का एक्टिविटी भी है, तो ये इसे ध्यान से पढ़ के जाना। जब भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब यहाँ पे एक बैटरी लो, बैटरी से यहाँ पे कैथोड और एनोड कनेक्ट करो। एक सारे ग्रेफाइट रॉड्स हैं बाय द वे। तो जो भी पानी है यहाँ पे, पानी में थोड़ा नमक डाल देना, तब जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, वरना डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो जब हम टेस्ट ट्यूब्स इसके ऊपर डालेंगे, ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर एक और ये है दूसरा टेस्ट ट्यूब, तब जब टेस्ट ट्यूब को ग्रेफाइट रॉड के ऊपर डालेंगे तब यहाँ पे दोनों में देखेंगे कि दो डिफरेंट गैसेस डिफरेंट वॉल्यूम्स में हैं। अब वो डिफरेंट गैसेस कौन से? एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। तो जो भी एनोड पर है, अच्छा एनोड जो भी होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। देखो एनोड पॉजिटिव से और कैथोड नेगेटिव से। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है पाओ, PAO। तो P का मतलब पॉजिटिव, A का मतलब एनोड और O का मतलब है ऑक्सीजन। तो जो भी पॉजिटिव है वो एनोड, जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन बनेगा। मतलब यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ पे ये पूरा एनोड है, ये पूरा, और ये टेस्ट ट्यूब में ये गैस है, यहाँ पे ये गैस ऑक्सीजन गैस है।
तो एनोड पर ऑक्सीजन और सिमिलरली कैथोड, कैथोड मतलब जो नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये वाला, ये कैथोड बन गया। जो कैथोड है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब याद करने की बात क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 1। तो जब भी देखोगे, जब गैसेस देखोगे, यहाँ पे देखो, इधर ऑक्सीजन कम है, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा है लेकिन डबल रेशियो में। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, अच्छा ये मैंने बोल दिया था कि सॉल्ट डालना है, एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट्स आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए थोड़ा सॉल्ट या एसिड डाल देते हैं। टू स्पीडन अप द प्रोसेस is added to water before starting its electrolysis because water is a poor conductor of electricity but electrolytes speed up the process। तो electrolytes मतलब जो एसिड या सॉल्ट डाला है वो electrolytes की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, what will happen if a burning candle is brought near the mouth of the test tubes containing hydrogen gas and oxygen gas। मतलब ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स जो हैं, ये वाला और ये वाला, अगर इनके ऊपर एक कैंडल लाया जाए तो क्या होगा। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन के केस में क्या होगा। तो पहले एक स्मॉल एक्सप्लोजन होगा, स्मॉल एक्सप्लोजन, बड़ा नहीं होगा, डोंट वरी, स्मॉल एक्सप्लोजन विद अ स्क्वीकी पॉप साउंड। स्क्वीकी पॉप साउंड याद रख लेना। स्मॉल एक्सप्लोजन एंड देन कैंडल विल एक्सटिंग्विश। Why will the candle extinguish? Because hydrogen is highly combustible but is not a supporter of combustion। मतलब हाइड्रोजन जलती है लेकिन जलाती नहीं है, हाइड्रोजन जलती है लेकिन जलाती नहीं है। Similarly for the case of oxygen, candle will burn more brightly, will burn more brightly। Why? Because oxygen is a supporter of combustion but is not combustible। मतलब वो जलती नहीं है, जलाती है, जलती नहीं है, जलाती है। अब ये जो है फोटोलाइसिस का एग्जांपल है, फोटोलाइसिस। इसमें जो है 2 इक्वेशन दिए, मेनली हम ये वाला एनसीईआरटी ने ज़्यादा डिटेल में दिया है, लेकिन दूसरे वाले में भी सेम चीज़ ही हो रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, Ag का मतलब सिल्वर होता है, तो सिल्वर क्लोराइड reacts with sunlight to form silver and chlorine gas। मतलब क्या हुआ, we will observe white silver chloride and silver bromide, मतलब सेकेंड वाले के लिए white silver chloride and silver bromide turns grey in sunlight। This is due to the decomposition of silver chloride or silver bromide into silver and chlorine and silver and bromine respectively by light। मतलब जब सिल्वर क्लोराइड पे लाइट गिरती है, जो वाइट इन कलर होता है, जब उस पर लाइट गिरती है तब वो डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाता है। मतलब क्लोरीन, सिल्वर का कलर होता है सिल्वरी ग्रे, ऑब्वियसली सिल्वर तो पता ही होगा, सिल्वरी ग्रे, और उसके साथ क्लोरीन गैस रिलीज होती है। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब ये मोर रिएक्टिव क्या है, लेस रिएक्टिव क्या है, उस पर आते हैं। उससे पहले ये देख लो, लेट्स से देयर इज अ मेटल A एंड देयर इज अ कंपाउंड BC। उसमें से ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो इफ दिस इज इन केस वेयर A इज मोर रिएक्टिव देन B, A is more reactive than B, then C will come to A, becomes AC plus B। तो अगर एक जो है आता है और 2 लोग साथ में बैठे हैं और एक और फ्रेंड आता है दूर से और ये बोलता है कि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो ये एक फ्रेंड को हटा देगा और ये इसके साथ बैठ जाएगा और ये चला जाएगा। तो A is more reactive than B, then C will go to A obviously। तो इसका कुछ
कि ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें क्या है, Fe, ओके उससे पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, मतलब ये वाला सीरीज है, इसको जो है याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये जो है रेड बना लेता हूँ अभी ताकि दिखे। इसको याद करने के लिए एक नेमोनिक है, कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। अब लास्ट में एक और आता है प्लैटिनम, उसको हम याद कर सकते हैं प्रतीक, प्रतीक प्लैटिनम। कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक। अब ये जिसको, ये कंफ्यूज मत होना, ये जिसको मतलब जेड से रिप्रेजेंट किया है। अब ये देखो, मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर, लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे। तो जब भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो भी सबसे ऊपर है, ये तो बता दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, तो मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसके साथ में बैठ जाएगा, मतलब उसकी जगह पे बैठ जाएगा। उसकी जगह क्या थी, FeSO4 बन गया और कॉपर बन गया। तो इसका एक एक्टिविटी भी है, ये वाला एक्टिविटी, वो उसके ऊपर आते हैं। उससे पहले ये भी देख लो कि जिंक और कॉपर का भी सेम ही है, जिंक is more reactive than copper. Similarly, lead is also more reactive than copper. देख लो, lead यहाँ पे, copper यहाँ पे, zinc यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ ताकि क्योंकि इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो, सारे मेटल्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन को क्यों इंक्लूड किया है यहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज तो केवल मेटल्स के लिए होती है, तो हाइड्रोजन को इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स लाइक अदर मेटल्स। तो जो भी जिसकी भी ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए, वो ज्यादा रिएक्टिव है। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पास ही रखता है, जो देना नहीं चाहता है, वो लेस रिएक्टिव बन जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑल्सो लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। याद करो, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल में, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कर सकते हैं अपने स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। अब ये एक्टिविटी है, ये वाला, ये एक आयरन नेल है। आयरन नेल को इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालना है। तो जब डालोगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो जब इसके ऊपर डालते हैं तब ऐसा दिखने लगता है, उसके ऊपर कॉपर का लेयर आ जाता है। और ये जो ग्रीन, पेल ग्रीन सोल्यूशन, फेरस सल्फेट, पेल ग्रीन सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे ये है हमारा पेल ग्रीन सोल्यूशन। और ये फेरस सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट जब आयरन उसमें डालते हैं तब फेरस सल्फेट बनता है, ये फेरस सल्फेट, और ये कॉपर नेल, मतलब आयरन का नेल था, उसके ऊपर कॉपर की लेयर आ गई, रेडिश ब्राउन लेयर। जब भी रेडिश ब्राउन आता है मतलब कॉपर ही समझ लो उसे। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which there is an exchange of ions, that is cations and anions between the reactants is called a double displacement reaction। ऐसे जो है लिख लेना बाद में। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब ये एक कंपाउंड है, इसमें एक आयन, ये दूसरा आयन, ये एक आयन, ये दूसरा आयन। तब आयंस के एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब जो यूजली पहले होता है वो कटायन होता है
और जो बाद में होता है वो अनायन होता है, मतलब ये कटायन ये अनायन, ये C ये A। अब ये जो कटायन और अनायन है वो इसके अनायन, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे CA। तो मतलब इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब एनायंस एनायंस में एक्सचेंज हो जाएंगे और या फिर कैटायंस कैटायंस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखो D यहाँ पे आ चुका है B की जगह और B यहाँ पे चला गया, तो इससे ये फॉर्मूला बनता है, मतलब ये जनरल फॉर्म है दैट AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। तो जो भी पहले है वो कैटायन है, जो भी बाद में, मतलब ये पहले है और ये बाद में है। अब इसका एक एग्जांपल है, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं, मतलब दोनों लिक्विड हैं, एक्वस सॉल्यूशंस हैं, जब दोनों को एक दूसरे में मिलाते हैं तब सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है और नीचे एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। तो अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, मतलब ये दिस वाइट इन कलर। दिस insoluble substance is known as precipitate, हम already डिस्कस कर चुके हैं, that is insoluble solid is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate is called a precipitation reaction. बोला था पढ़ेंगे precipitation reaction के बारे में। अब नेक्स्ट है redox reaction। अब redox reaction एक्चुअली में दो टॉपिक से मिला हुआ है, एक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये दोनों क्या होता है, पहले redox reaction का डेफिनेशन देख लेते हैं। A chemical reaction in which one reactant gets oxidized while the other gets reduced is called an oxidation reduction reaction or a redox reaction। तो उससे पहले ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये रिडक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और बोथ, या तो हाइड्रोजन आ रहा है या तो ऑक्सीजन आ रहा है या हाइड्रोजन जा रहा है या दोनों। सिमिलरली रिडक्शन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ रहा है ऑक्सीजन जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला देख लो, Cu प्लस O2, मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। तो ये बैलेंस करके ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन का एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये पहले Cu था अब CuO बन गया है। सिमिलरली ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्यों? पहले उसके पास दो ऑक्सीजन के एटम थे लेकिन अब उसके पास केवल एक ही है, CuO बन गया। सिमिलरली इन दिस केस, सेकेंड केस मतलब ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, CuO Cu बन रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस। और यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने ऐड किया है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो जब भी हम ऑक्सीजन से ऐड करते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। सिमिलरली पहले केस में ये रिड्यूस हो रहा था, सॉरी ये ऑक्सीडाइज हो रहा था और ये रिड्यूस हो रहा था, तो ये दोनों इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएंगे। तब ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जब CuO को हमने Cu बनाया था तब ये रिड्यूस हो रहा है, CuO getting reduced, CuO is reduced. Similarly H2 is oxidized. वेरी सिंपल। अब ये देखो, जो भी दो डेफिनेशन आते हैं, डेफिनेशन को मैं येलो से लिखता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये दोनों क्या होते हैं, the element getting reduced,
द एलिमेंट गेटिंग रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एलिमेंट और कंपाउंड getting reduced. मतलब इस केस में CuO is getting reduced, meaning this is the oxidizing agent. और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है. मैं ये सीधा ऐसे ही लिख देता हूं. एलिमेंट और कंपाउंड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो ऑपोजिट है. जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन देता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड. तो जब ऐसे देखेंगे जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो मतलब ZnO is getting reduced, meaning ZnO is the oxidizing agent. Because it's getting reduced, therefore it is the oxidizing agent. Similarly, कार्बन में ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब कार्बन is getting oxidized. So carbon is getting oxidized, meaning it is the reducing agent. So this is ZnO is the oxidizing agent and carbon is the reducing agent. एक और एग्जांपल. अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इधर देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है. इधर थोड़ा देखने में कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे 3 है. कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं. तो MnO2 MnCl बन जाता है, मतलब MnO से ऑक्सीजन जा रहा है. तो क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है, मीनिंग दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब HCl is getting reduced to Cl. HCl is getting reduced to Cl. इसमें कुछ रिमूवल हुआ है. क्या हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन. मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है. तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है तो ये फिर से रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा. मीनिंग HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड MnO2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी रियल लाइफ में कहाँ आता है? तो सबसे पहला कोरोजन. अब व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेट टू कोरोड एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन. मतलब अगर एक मेटल है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक मेटल ब्लॉक है, वाह क्या शेप बना है. कोई भी अगर एक मेटल ब्लॉक है और यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर के पार्टिकल्स, तो क्या होता है, यही मॉइस्चर के पार्टिकल्स इसके ऊपर अटैक करते हैं. तो जब ये अटैक करते हैं तब यही मेटल ब्लॉक इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है. तो ये मोस्टली सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, सारे इनके लेयर बन जाता है जो इस मेटल को कोरोड करते रहता है. कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन में रस्टिंग बहुत होता है. सम अदर, तो ये जो है रस्टिंग का एग्जाम्पल है. रस्टिंग जाओ नीचे रखता हूँ. ये सब रस्टिंग का एग्जाम्पल है. Some other metals like copper and silver also get tarnished in this matter. अब ये प्रो है, मतलब कोरोजन का प्रो है, क्योंकि सिल्वर कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाता है, ग्रीन लेयर, एंड इसके ऊपर एक ब्लैक लेयर.
अब इससे क्या होता है, इस लेयर जो कोरोजन के बाद जब लेयर बन जाता है उस लेयर को बोलते हैं पटीना, मतलब कॉपर और सिल्वर के लिए। तो ये पटीना जो है मेटल को प्रोटेक्ट करते हुए रखता है, ये फ्लेकी नहीं है, मतलब ये हट नहीं जाएगा आसानी से। लेकिन मेटल के ऊपर जब रस्ट हो जाता है, रस्ट लग जाता है, तो रस्ट निकल के फिर से मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है, फिर से रस्ट बन जाता है। इसलिए कोरोजन इज अ प्रो एंड अ कॉन। अब आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी ज्यादातर कॉन में ही आता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। मतलब अगर कोई खाना है, अगर खाना को बाहर ही छोड़ दिया तो क्या होता है, उसमें एक बैड स्मेल आ जाती है, खाना खराब हो जाता है। तो इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स? सबसे पहला है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई। तो ये सारे जो विटामिन होते हैं, ये जो ऑक्सीजन को इनहिबिट करते रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देते। नेक्स्ट होता है फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड हीलियम गैस लाइक इन चिप्स पैकेट दैट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एयर। मतलब यहाँ देखा होगा चिप्स के पैकेट में जो इतना बड़ा दिखता है लेकिन इसमें इतना ही चिप्स आते हैं, उसमें पूरे में कौन सा गैस भरा होता है? एयर नहीं होता उसमें। अगर ऑक्सीजन होता तो खराब हो जाता, मतलब चिप्स खराब हो जाते, तो जो 2 चिप्स जो आते थे वो भी खराब हो जाएंगे। तो उसमें जो नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरा जाता है, हीलियम तो खैर लाइट है तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स पैकेट में होता है, तो उससे कोई ऑक्सीजन का अंदर आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट होता है रेफ्रिजरेशन। खाना को फ्रिज में रखते हैं जब सोने जाते हैं, मतलब अगर कोई खाना बाहर है, कोई बच गया अगर खाना, तो उसको फेंकने की जगह फ्रिज में रख देते हैं ताकि अगले दिन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स लोअर्स डाउन द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स। ओह दैट्स इट, बस इतना। Well, that was a small chapter. That small chapter we were able to finish it pretty quick. So thank you. Don't forget to like and subscribe. Subscribe. I guess you would have already subscribed by now. If you haven't, then what are you doing? Please go do it. And share it to all your friends because I have even started chemistry. So till then, take care.